हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर को देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बनाने का जो मेन मकसद है, आपका नीट का सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में समझते हैं ब्रीदिंग कहते किसको है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सिंपल, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करना। तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन को पहले हम नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्रीदिंग किसको कहते हैं, ब्रीदिंग किसको कहते हैं वो समझते हैं हम लोग। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम सिंपल ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। अब देखो यहाँ पे ये है रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिसके मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ऐसा प्रोसेस जिसके मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसका डेफिनेशन लिख ले हम। तो कह रहा है द प्रोसेस which helps in the breakdown of glucose in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एंड वी गेट एनर्जी, और हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो रिस्पायरेशन जब भी होगा ब्रीदिंग के बाद होगा। अब देखो ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, एक्टिव है या पैसिव है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है कि ब्रीदिंग है क्या। तो अगर हम देखें ब्रीदिंग को कहते किसको, ये है क्या ब्रीदिंग। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये हो गया एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब हो गया, जब हम सांस लेते हैं उस दौरान काफी एनर्जी लगता है हम लोगों को, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ये पैसिव प्रोसेस होगा। यहां पर कोई भी एनर्जी नहीं लगने जा रहा। तो एक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया जिस काम को करने में एनर्जी लगेगा वो एक्टिव प्रोसेस हो गया, और जिसको करने में एनर्जी नहीं लगेगा वो पैसिव प्रोसेस हो गया। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो काफ़ी एनर्जी लगता है, जिसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं उस वक्त एनर्जी नहीं लगता है, उसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी को बनाने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी अप्लाई होगा, और तभी जाकर के एनर्जी मिलेगा। ये क्लियर हो गया ये वाला बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का कुछ डिफरेंस हमने यहाँ लगा रखा है। हम समझते हैं क्या है ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का। कहता है ब्रीदिंग के बारे में कि ये सिंपल क्या है ना, ब्रीदिंग सिंपल है कि एयर को हम इनहेल करते हैं। तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। अगर फिर से ब्रीदिंग पे आए तो कह रहा है ये जो प्रोसेस है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। तो कहता है इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी। ब्रीदिंग जब भी होगा तो ये हम बॉडी के बाहर से इसको यूज करेंगे अंदर, लेकिन जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ये इंट्रा सेलुलर होगा। रेस्पिरेशन हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है और ब्रीदिंग एक्स्ट्रा होगा, बाहर से हम इसको लेंगे। ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग, सांस लेना एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जाके
केमिकल प्रोसेस करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का। ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज रैदर यूज्ड, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का मतलब एनर्जी हो गया। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सही बात है भाई, सांस ले रहे हैं कोई एंजाइम की जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पर एंजाइम्स का जरूरत पड़ेगा। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में जब देखेंगे तो आप समझो कि पहले अगर आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो थोड़ा ये फिगर आपको नोन लगेगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको अननोन जैसा लग रहा होगा, बट आप समझो कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें कहा कि पहले के समय में जो ऑर्गेनिज्म होते थे उनके पास कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं थे, तो वो सांस लेते कैसे, तो वो वाटर को अंदर की ओर लेते थे। जैसे स्पॉन्ज में अगर हम बात करते हैं, स्पॉन्ज के पास कोई खास रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास लंग्स है, मछली के पास गिल्स है, बट इन द केस ऑफ स्पॉन्ज इसके पास कोई परमानेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये क्या करता है वो देखो, इसके पास ये स्पॉन्ज हो गया, तो इसके बॉडी में क्या होगा ना, छोटा छोटा छिद्र होता है। देखो यहां पे ये छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा छिद्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बिल्कुल इसी को इनलेट पोर बोलते हैं, इनलेट पोर। इसी छिद्र के द्वारा वाटर अंदर आएगा, इसी छिद्र से क्या अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा, और इसी वाटर के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो इन द केस ऑफ स्पॉन्ज, इन द केस ऑफ हाइड्रा, इन द केस ऑफ जेलीफिश, इन सब के केस में कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इनके बॉडी में छिद्र होता है, उसी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगा और इसी ऑक्सीजन से वाटर अंदर आएगा और इसी वाटर के द्वारा इनको ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमको ये पता चल गया कि अगर हम बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट की, जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इनके पास बॉडी में छिद्र होता है, उधर से ये वाटर को अंदर लेते हैं, उसी वाटर के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आता है जिनसे ये रिस्पायरेशन करते हैं। चलिए इसको कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अर्थवर्म है। अब देखो अर्थवर्म सांस लेता कैसे वो हम पहले समझते हैं। अर्थवर्म के पास क्या है, यहाँ तो फिगर है आपके पास, बट आप ऐसे समझो, ये मान के चलिए अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म का एक पार्ट हो गया जिसको हमने एनस कहा, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको माउथ मान लेते हैं। अब देखिए अर्थवर्म के पूरे बॉडी के सरफेस पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा नमी भरा हुआ होगा, पूरा मॉइस्चर होगा ये। और आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, जब ये ऑक्सीजन इसके बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उस मॉइस्चर से वो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये ऑक्सीजन सरफेस से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर। तो हम बोलेंगे अर्थवर्म, लीच या ऐसे कुछ एम्फीबियन हैं जिनके पास क्यूटिकल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, क्यूटिकल रेस्पिरेशन। क्यूटिकल का मतलब क्या हो गया, उनके बॉडी के सरफेस पर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उस नमी से ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा उनके बॉडी के अंदर। इसी तरह से अर्थवर्म रिस्पायरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकियल रिस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रैकियल ट्यूब रिस्पायरेशन है ये खास करके होता है इंसेक्ट्स के केस में, लाइक अर्थवर्म हो गया। तो जितने भी इंसेक्ट्स के ग्रुप के प्रजाति हैं उनके पास देखो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। अब देखो ये ग्रास होपर है, होता क्या है ना, इन ग्रास होपर के बॉडी में छोटा छोटा छिद्र होता है, ये छोटा छोटा क्या होगा, छिद्र होगा। इन छोटे छोटे छिद्र को हम स्पाइरेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। अब देखो यहाँ से इस एक स्पाइरेकल्स से दूसरे स्पाइरेकल्स तक ट्रैकिया लगा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें ऑक्सीजन स्पाइरेकल्स से अंदर आएगा और ट्रैकिया के द्वारा फिर डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन होकर उनके ब्लड में चला जाएगा।
तो इन द केस ऑफ इंसेक्ट के केस में जो रेस्पायरेशन होगा वो कैसा रेस्पायरेशन होता है, ट्रैकियल ट्यूब रेस्पायरेशन होता है। और ट्रैकियल में, इस ट्रैकियल में ऑक्सीजन जाएगा कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स छोटा सा छिद्र हो गया जो बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट होगा। पहले एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो स्पाइरिकल्स के द्वारा ट्रैकिया में जाएगा और ट्रैकिया से फिर डिफ्यूजन होकर कहाँ चला जाएगा, इंसेक्ट के बॉडी में। क्लियर हो गया ना बात। चलिए अब आइए नेक्स्ट है हमारे पास गिल्स वाला केस। तो देखो जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, है ना, फिशेस हो गया, टेडपोल्स हो गया, प्रॉन को हम लोग झींगा मछली भी बोलते हैं, या एक्वेटिक इंसेक्ट आप डाल सकते हो इन एग्जाम्पल में। एक्वेटिक इंसेक्ट, इन सब के पास गिल्स होता है रिस्पायरेशन के लिए। क्या होगा, गिल्स होगा। ये गिल्स से रिस्पायरेशन करता है। गिल्स के मदद से वाटर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अंदर आएगा और फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज आउट करेगा। तो मछली के पास जो रिस्पायरेशन करने के लिए या पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है। एक्सेप्शन कैसे, व्हेल मैमल है, रहता पानी में जरूर है बट वो एक मैमल्स है, उसके पास लंग्स होता है। व्हेल के पास लंग्स होता है, गिल्स नहीं होगा। तो व्हेल सांस लेने के लिए बार बार ऊपर की ओर आती है, ठीक है। और आप देखो कई बार हम क्या देखते हैं कि समुद्र में या नदी में व्हेल मछली अपने पूंछ को बाहर निकाल के बहुत देर तक खड़ी रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो फीडिंग करती है, वो उनका फीडिंग टेक्निक है। अपने बच्चे को फीडिंग करने के लिए वो अपने आप को इस तरह से लगाती है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स का। आपको पता है लंग्स में जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जैसे बर्ड्स हो गए, हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास लंग्स होता है। तो हम लोग भी अब जो ब्रीदिंग करते हैं वो लंग्स की मदद से करते हैं, है ना। लंग्स क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और फिर उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर काम कैसे करता है लंग्स, वो देखेंगे पहले। आइए हमारे पास अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक जो हमने टॉपिक देखा वो एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, बट अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें है क्या, देखो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को देखेंगे उनमें भी ऐसा कुछ फिगर दिया है। तो जो लंग्स है ना हमारा, जो हमारे पास जो लंग्स होता है वो टोटल 1 पेयर लंग्स होता है हमारे पास। क्या जितने भी मैमल है ना, अच्छा मैमल कहते हैं किसको है, पहले आप ये बताओ मैमल्स है क्या। तो लोग को ऐसा लगता है कि मैमल्स हम उसको बोलते हैं जो अपने बच्चे को मिल्क पिलाता हो, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। मैमल का ये परफेक्ट मतलब नहीं हुआ, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हुआ, बिकॉज फीडिंग करना, अपने बच्चे को मिल्क पिलाना, ये कैरेक्टर है फीमेल का, ये मेल का कैरेक्टर तो है नहीं। हम क्या बोलेंगे, जिस एनिमल के पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा, पिन्ना मसल प्रेजेंट होगा और उनके बॉडी पे हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, वो मैमल है। क्लियर हो गया, मैमल किसको बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भैया बताइए मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो फीमेल में पाए जाते हो, तो हम बोलेंगे फीडिंग करना, डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स। बट इन द केस ऑफ मेल अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मिल्क बनता नहीं है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे, ये डायग्राम है क्या, एक एक करके पहले हम देखेंगे। चलिए तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इस फिगर को। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई नॉस्ट्रिल से। किससे स्टार्ट करेंगे, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ना, एक्सटर्नल नेयर्स है। एक्सटर्नल नेयर्स हो गया, ये आगे वाला जो छोटा छिद्र है ना दोनों, इसको नेयर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स। और इसके बाद अंदर आएंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, तो देखो ये हो गया नोज वाला पार्ट, हो गया ना। आगे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर चैम्बर। वेस्टिबुलर चैम्बर। नोज का जो बीच वाला एरिया है इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं, नेजल चैम्बर। एंड
द लास्ट पार्ट ऑफ नोज, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी चैम्बर भी बोलते हैं। इसका काम समझो क्या है। सबसे पहले वेस्टिबुलर चैम्बर, व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टिबुलर चैम्बर इन आवर नोज, हमारे नोज में वेस्टिबुलर चैम्बर का क्या रोल है भाई, पहले इसको समझते हैं। कहता है वेस्टिबुलर चैम्बर में हेयर प्रेजेंट होता है ना। आप नोज का जो आगे वाला भाग है वहाँ हेयर होगा, म्यूकस होगा, तो हम बोलेंगे वेस्टिबुलर चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा, इन इट हेयर एंड म्यूकस इज प्रेजेंट। हेयर और क्या प्रेजेंट होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा। हेयर का क्या काम है वो बताइए, और म्यूकस का क्या काम है ये बताइए। हेयर क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल को या इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकेगा, तो प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्री ऑफ, प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स। और ये म्यूकस क्या करेगा, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। किसको ट्रैप करेगा, ये ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेस्टिबुलर चैम्बर में हेयर है और म्यूकस है। हेयर का काम पता चल गया क्या है, हेयर क्या कर रहा है, तो हेयर इंसेक्ट्स को पकड़ रहा है, इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोक रहा है। अगर म्यूकस की बात करेंगे तो म्यूकस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट, चलिए हो गया। अब आइए, वेस्टिबुलर चैम्बर के बाद हमारे पास क्या है, नेजल चैम्बर है ना। वेस्टिबुलर चैम्बर के बाद क्या है, नेजल चैम्बर। यहाँ पे ये नेजल चैम्बर हमारा है, इसको पहले नोट कर लो। देखिए, वेस्टिबुलर चैम्बर के बाद हमारे पास जो दूसरा निकल के आ रहा है वो है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बारे में हम क्या बोलेंगे, आप समझो पहले। ये जो नेजल चैम्बर है ये एसी का काम करता है। मतलब क्या हो गया कि अगर आप बहुत तेज गर्म हवा को लेते हैं उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्म हवा को इनहेल नहीं कर सकते। हमारा एल्वियोलाई बहुत गर्म हवा को कैप्चर नहीं कर सकता है, हमारा एल्वियोलाई बहुत ठंडा हवा को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो ये नेजल चैम्बर क्या करेगा, यहाँ पर एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, दूसरा म्यूकस प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, व्हेन वी इनहेल hot air, then due to presence of mucus, the temperature goes down। टेम्परेचर कम हो गया ना। अब ज़्यादा टेम्परेचर को तो हमारा एल्वियोलाई कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन जब एयर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया तो आसानी से हमारा एल्वियोलाई उसको कैप्चर कर सकता है। अगर हम इसके बाद आए, एक और देख लें हम, व्हेन वी इनहेल टू कोल्ड एयर, हम लोग कोल्ड एयर को अगर हम इनहेल करते हैं, देन ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन, क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर बिकम्स स्लाइट हाई। अब जब टेम्परेचर याद रखेंगे, बहुत गर्म हवा होगा तो उसको थोड़ा सा कम कर देगा, बहुत ठंडा हवा होगा उसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देगा, ताकि हम आसानी से उसको इनहेल कर सके और हमारा एल्वियोलाई उसको आसानी से कैप्चर कर सके। ठीक है, चलिए ये हमारा था नेजल चैम्बर का। अब आओ, अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें, ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें अगर हम लोग, ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी चैम्बर, तो ये स्मेलिंग में हेल्प करता है, डिटेक्ट स्मेल।
तो हम लोग जो अच्छे चीज़ों को सूंघ पाते हैं या खराब चीज़ों को सूंघ पाते हैं, उसको डिटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कौन? ऑल्फैक्टरी लोब। कौन डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा? ऑल्फैक्टरी लोब करता है हेल्प। ये दोनों क्लियर हो गया ना? तो नोज का हमको पता चल गया कि क्या क्या काम है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब समझिए नेक्स्ट में। अब आओ, अब देखिएगा, जब यहाँ पे पता चल गया तो उसके हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर एक और पेज को हम ऐड कर दे। देखो यहाँ पे अब हम अगर समझे तो क्या पता चल रहा है? अब ऑल्फैक्टरी चैम्बर का तो हो गया। ऑल्फैक्टरी चैम्बर से अब एयर नीचे आएगा, ठीक है। अगर ऑल्फैक्टरी चैम्बर से एयर नीचे आएगा तो देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो कहता है क्या कि ये हो गया माउथ वाला पार्ट। हमको तो देखना है किसका? नोज वाला पार्ट को देखना है ना। ये तीनों क्लियर हो गया। अब यहां से जब ओपनिंग होगा तो इसको फैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फैरिंग्स बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग फैरिंग्स। अब समझिए फैरिंग्स के बारे में। फैरिंग्स का क्या रोल है तो आपको पता है। हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? ओपनिंग ऑफ नोज इनटू ओपनिंग ऑफ नोज इन फैरिंग्स कॉल्ड नैज़ोफैरिंग्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? नैज़ोफैरिंग्स बोलेंगे। तो नाक का जो ओपनिंग है वो फैरिंग्स में हो रहा है, उसको हम लोग नैज़ोफैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब नैज़ोफैरिंग्स के जब हम और नीचे आएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, नैज़ोफैरिंग्स के जब हम नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा ग्लॉटिस। याद कीजिएगा, हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन वाले चैप्टर में, आपको हम फिर से बता रहे हैं। इस तरह से ट्यूब होता है और ओपनिंग ऑफ ये ट्रैकिया हो गया, तो ये हो गया ग्लॉटिस। और यहाँ पर एक कवरिंग फ्लैप होता है जिसको ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। ये क्या हो गया? ईपीग्लॉटिस। और इसको हमने क्या नाम दिया? ग्लॉटिस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? अब देखो हम क्या कहते हैं। इट प्रिवेंट फ्रॉम द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप। विंड पाइप और ट्रैकिया में फूड और वाटर नहीं आ सकता है क्योंकि ईपीग्लॉटिस इसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। अब आओ, अब इसके नीचे हम आएंगे भाई, तो क्या पता चलता है वो समझते हैं पहले। देखो यहां पे देखते हैं। अब देखो यहां पे हम क्या समझते हैं वो देखिएगा। पहले ये तो एंट्री को रोक ही रहा है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप है। तो हमारा जो ट्रैकिया सिस्टम है, यहाँ पे हम आपको बना दे, ये हमारा ट्रैकियल सिस्टम है। तो हमारे ट्रैकिया में जब अंदर आएंगे ना तो यहां पर मिलेगा लैरिंग्स। क्या मिलेगा? लैरिंग्स मिलेगा, लैरिंग्स। और यहां पर इनकम्प्लीट शेप ऑफ रिंग मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग। किसका बना हुआ है ये? मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब हो गया सॉफ्ट बोन। ये कार्टिलेज का बना हुआ है।
अगर हम लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स का क्या रोल है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर हम लैरिंग्स को देखें तो ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, या इसी को हम बोल देंगे वॉइस बॉक्स। साउंड बॉक्स भी बोलेंगे और वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे। अब देखो यहां पे दूसरी बात कहता है कि लैरिंग्स जो है ना, ये दो तरह से, मेल के केस में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जबकि फीमेल में साइज छोटा होता है। मेल में साइज बड़ा हो जाने के कारण मेल का जो आवाज़ है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मेल के केस में जो पिच है वो लो हो जाता है। हम क्या बोलेंगे, इन द केस ऑफ मेल, मेल के केस में इसके साइज बड़ा होने के कारण ये एडम्स एप्पल शेप का नजर आता है और पिच कैसा हो जाएगा, लो पिच हो जाएगा। लो पिच होने के कारण आवाज़ थोड़ा हैवी हो जाता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में पिच कैसा होगा, हाई पिच होता है ना, कैसा होगा, हाई पिच होगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ मेल, या आपको हम बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख के दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हम मेल की बात करते हैं और एक तरफ बात करेंगे फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। तो मेल के केस में क्या हो रहा है वो समझते हैं हम लोग। मेल के केस में क्या होगा, पिच कैसा हो जाएगा, लो पिच, और फीमेल में कैसा पिच हो रहा है, हाई पिच। लो पिच होने के कारण आवाज कैसा हो जा रहा है, वॉइस बिकम्स हैवी, और मेल का जो आवाज है वो दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जबकि फीमेल का पिच हाई है जिसके कारण वॉइस श्रिल हो जाता है। फीमेल के केस में जो आवाज है वो कैसा होगा, श्रिल होगा, पतला आवाज होगा, और श्रिल होने के कारण फीमेल का जो आवाज है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल के आवाज में डिफरेंस हो गया। तो हम बोलेंगे मेल के केस में जो वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा हो जाता है तो वो कौन से शेप का नजर आता है, वो नजर आता है एडम्स एप्पल शेप का, एडम्स एप्पल शेप का नजर आएगा। तो हमको पता चल गया लैरिंग्स के बारे में। अच्छा, अगर बर्ड्स के बारे में, हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं है, बट आप ऐसे जान लो कि इन द केस ऑफ बर्ड्स, अगर आपके सिलेबस में नहीं है बट आप एक बार इसको देख लो। अच्छा, पक्षी भी आवाज निकालता है ना, तो इन द केस ऑफ बर्ड्स, इन द केस ऑफ बर्ड्स सायरिंग्स इज प्रेजेंट, सायरिंग्स इज प्रेजेंट। बर्ड्स के केस में सायरिंग्स प्रेजेंट है, और पक्षी जो आवाज निकालता है वो इसके मदद से आवाज निकालेगा। एक स्पीचलेस एनिमल है जिराफ, जिराफ इज अ स्पीचलेस एनिमल। जिराफ ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो पहले बोलता नहीं था, उसका नेक बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण वोकल कॉर्ड एक्सपेंड कर गया जिससे वो आवाज़ नहीं निकाल सकता। तो जिराफ को एक स्पीचलेस जानवर बोलते हैं। जिराफ बोल ही नहीं सकता, वो बोलता नहीं है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है, इसीलिए स्पीचलेस एनिमल बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग के केस में आवाज़ जो बाहर आता है वो लैरिंग्स की मदद से आएगा, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। इन द केस ऑफ बर्ड्स सायरिंग्स प्रेजेंट होता है जहाँ से आवाज़ बाहर आएगा, जबकि जिराफ एक स्पीचलेस एनिमल है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट तो है बट वो एक्सपेंड कर गया जिससे आवाज़ नेक काफ़ी लंबा हो गया, तो आवाज़ बाहर तक वो अच्छे से आ नहीं पाता है। ये वाला आपका टॉपिक क्लियर हो गया, हमने यहाँ तक देख लिया। अब और नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। तो हमको क्या पता चला, अगर हम देखें ऐसे करके हमने जो फिगर बनाया ये ट्रैकिया का फिगर था। ये किसका फिगर था, ट्रैकिया का, जिसको हमने विंड पाइप भी कहा। और इस तरह से इनमें सी शेप का क्या था, कार्टिलेजिनस रिंग। ये कार्टिलेजिनस रिंग है ना। अब इसका काम भी हम देख लेते हैं, काम क्या है इसका, इसका काम क्या है वो भी हम समझते हैं। देखिएगा ये जो रिंग है, ये जो रिंग है ये बना हुआ है कार्टिलेज का, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिंग। देखिएगा इनकम्प्लीट
सी शेप रिंग मेड अप ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज, इसका फंक्शन क्या है? अगर आपसे कोई फंक्शन पूछ दे, और पूछेगा ही, है ना, इसका फंक्शन पूछेगा भैया, इसका है क्या फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे इसका फंक्शन? इट प्रिवेंट ट्रैकिया, और ट्रैकिया का ही दूसरा नाम है विंड पाइप। इट प्रिवेंट ट्रैकिया और विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये क्या करेगा? जब हम इनहेल करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं, तो कॉलेप्स होने से बचाएगा, कि विंड पाइप कॉलेप्स ना कर जाए। तो इसका फंक्शन पता चल गया हम लोगों को क्या है। अब आओ, तो अब एक बात देखते हैं हम लोग, इसी में आपको क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स। ये लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा, देखिए इस फिगर को देखने के बाद आपको एक बात क्लियर होगा। आपको क्या लग रहा होगा? आप पहले ये देखो कि ये जो आपका फिगर है, ये जो फिगर है इसमें दो हो गया ना, इसको बोलते हैं राइट लंग्स, ये राइट लंग्स है, और ये क्या हो गया? लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स का साइज थोड़ा ऊपर है, देखो ऊपर है। हम क्या बोलेंगे कि जो लेफ्ट लंग्स है ना, सॉरी राइट, एक मिनट, हाँ, जो राइट लंग्स है ना, तो ये वाला जो लंग्स है ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये कैसा हो गया? ये वाला लेफ्ट लंग्स, और ये कैसा हो गया? ये हो गया राइट लंग्स। तो देखिए क्या बोलेंगे, राइट लंग्स थोड़ा सा ऊपर है, देखो इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग्स, क्योंकि यहां पर लीवर होता है, लीवर के कारण राइट लंग्स थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, तो हम पहले इस बात को हम यहां पे नोट भी करेंगे। क्या लिखेंगे? राइट लंग्स आर प्रेजेंट स्लाइटली above than left lungs due to presence of लीवर के होने के कारण राइट लंग्स थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है, नीचे आ गया साइज में। दोनों का साइज सेम होता है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम बात करें तो यहां पर हार्ट होता है, हार्ट है ना, हम क्या पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं, इसको हर्ट नहीं पढ़ते हैं। कई बार हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम लोग बोल देते हैं हर्ट। हर्ट का, अब देखो हर्ट का वो HURT, हर्ट, हर्ट का मतलब किसी को चोट पहुंचाना। एक होता है HEART, उसको बोलते हैं हार्ट। तो रियल प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? हार्ट। अब देखो यहां पे हार्ट है, तो हार्ट होने के कारण इसका जो साइज है वो थोड़ा सा यहां छोटा हो गया, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं। तो हमको यहां पे क्या पता चला कि राइट लंग्स थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर, लीवर के होने के कारण। चलिए ये वाला टॉपिक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब आओ, अब देखिए, अब हम देखते हैं एक बार फिगर को। हमको ये पता चल गया कि कौन सा पाइप किधर है, ये हमको आइडिया लग गया। ठीक है ना। अब आओ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। हमने इसे कहा
प्राइमरी ब्रोंकाई। यहां से इसको हमने क्या नाम दिया, इसको कहा हमने प्राइमरी ब्रोंकाई। तो देखो हमको यहां पे क्या पता चला कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में एक डिफरेंस पता चला कि जो राइट लंग्स है इसका साइज थोड़ा ऊपर है, लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा साइज में जो छोटा हो गया वो हार्ट के पार्शियल एम्बेडेड होने के कारण हल्का वो धंस गया। अब प्राइमरी ब्रोंकाई से जो बाहर आएगा, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई से ये जो बाहर आएगा इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी से जो निकलेगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई। अब टर्शियरी से जो अराइज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिख के भी रखा है ना, टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया। टर्शियरी ब्रोंकाई से जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये वाला देखो, ये आपको ये सी शेप का कार्टिलेजिनस शेप है ना, फिर क्या आएगा आपको? ब्रोंक्यूल्स आएगा। ये क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स। अब आओ, ब्रोंक्यूल से जो बाहर आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कौन एराइज हो रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यहां से जो अराइज होगा इसको हम लोग नाम देंगे एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट। एंड फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई इज अटैच। ये एल्वियोलाई हो गया। ये पाथ पूरा याद रखना है हम लोगों को, जो हमारे नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है, वो हमारे एल्वियोलाई तक कैसे पहुंचता है, ये पूरा पाथ हम याद रखेंगे। ठीक है, कि एक्सटर्नल नेयर्स से एल्वियोलाई तक जो एटमॉस्फेरिक एयर इन किया उसके पूरे पाथ के सीरीज को हमको ध्यान रखना होगा। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहां पे हमने भी रखा, कह रहा है सबसे पहले एयर कहां पे आया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आया। एंड फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ये पास किया और पास करके कहां पहुंचा? नेजल पैसेज में। फ्रॉम नेजल पैसेज नेजल चैम्बर में, फ्रॉम नेजल चैम्बर टू नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स टू ग्लॉटिस, ग्लॉटिस टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड देन ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट, और तब जाके ये एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंचेगा। ठीक है, चलिए यहां तक इसको आप पहले नोट कर लो पहले। अब आओ, अब देखिएगा अगर हम लंग्स में देखें तो हमारा जो लंग्स है वो एक आउटर कवरिंग लेयर से प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना, एक आउटर कवरिंग लेयर से क्या होता है? ये प्रोटेक्टेड होता है। कौन? हमारा लंग्स। देखिए इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे कि जो हमारा लंग्स है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, प्लूरल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एंड प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में जो स्पेस खाली है उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा होगा? प्लूरल फ्लूइड, जो प्रिवेंट करेगा लंग्स को शॉक से। कोई चोट लग गया, कोई झटका लग गया तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? आप देखो यहाँ पे ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। दिस वन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो यहां तक का टॉपिक हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। थैंक यू।